हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को भाई बहनों के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस महत्वपूर्ण दिन पर आप सभी लोगों की मैं क्लास ले रहा हूं। तो आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को व्यतिकरण चैप्टर पढ़ा रहा हूं। जल्दी जल्दी भाई सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं, ठीक है। बहुत कम संख्या में आप सभी लोग आते हो। आप सभी लोग के लिए रेगुलर हम इतनी मेहनत करते हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है ना। दोस्तों में इसे शेयर करते रहें। लाइव कमेंट हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं आप सभी लोग की, इसीलिए कि बाद में अगर कोई विद्यार्थी एक क्लास देख रहा हो तो उससे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप सभी लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो आप कहोगे व्यतिकरण चैप्टर चल रहा है। तो व्यतिकरण चैप्टर की थ्योरी वाली जो क्लासें थी, थ्योरी और डेरिवेशन वाली, वो टोटल 3 क्लासें थी और तीनों क्लासें हो चुकी है। एक क्लास में मैंने आप लोगों को व्यतिकरण बताया है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालना आपको बताया है। इसके बाद मैंने आप लोगों को यंग का प्रयोग और कला संबंध स्रोत मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को तीसरी क्लास में क्या बताया, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक कैसे निकालना है। अब इतना इस चैप्टर में था, पूरा पढ़ा दिया गया, ठीक है। नोट्स आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। उसकी सूचना आप सभी लोगों को चैनल पर दे दी जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। तो व्यतिकरण चैप्टर डालिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल हेडिंग लगा लीजिए। एक एक न्यूमेरिकल को आज की क्लास में हम करेंगे खल्लास, ठीक है। और न्यूमेरिकल अगर आसान ना लगे तो बेकार, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने इसके पहले की जो 3 क्लासें मैंने कराई हैं व्यतिकरण चैप्टर की, उन्होंने करी अच्छी तरीके से। अगर उनको एक न्यूमेरिकल में दिक्कत हो गई ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है। लेकिन अगर आपने उन 3 क्लासों को नहीं किया है तो सूत्रों को आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, डेरिवेशन को नहीं समझ पाए हैं। और डेरिवेशन अगर अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए ना तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आनी ही आनी है। चलिए बढ़ते हैं भाई, समय लॉस नहीं करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब देखिए, एक ही आवृत्ति की तथा एक ही आयाम की 2 तरंगे, एक ही आवृत्ति की और एक ही आयाम की 2 तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगों के बीच कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम 2a हो, मतलब कलांतर आपको बताना है। और इन्होंने कहा कि जो तरंगे हैं इनके जो आयाम हैं, यानी पहली तरंग का आयाम मान लेते हैं a1 है और दूसरी तरंग का आयाम a2 है, तो इन दोनों के आयाम बराबर हैं आपस में। मान लेते हैं कि दोनों के आयाम का मान कितना है, a है। इन्होंने कहा है कि तरंगों के बीच का कलांतर कितना हो, ठीक। तो पहली कंडीशन में ये कहा गया है कि जब जो परिणामी आयाम को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर बराबर अगर 2a हो, पहली स्थिति में कहा कि अगर कैपिटल आर का मान, परिणामी आयाम का मान 2a हो, तो आप इस स्थिति में ये बताइए कि भैया कलांतर कितना होगा, जिसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। तो मैंने आप लोगों को परिणामी आयाम का व्यंजक बताया है कि r बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बताया कि नहीं बताया है, इसका मैंने निगमन भी कराया है। तो r का मान दे रखा है 2a, ठीक है। और इधर √ लगाएंगे। a1 का मान a के बराबर है, ये a स्क्वायर हो जाएगा। a2 का मान भी a के बराबर, ये a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a1 के स्थान पर a और a2 के स्थान पर a रखोगी, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फाई का मान आपको निकालना है। √ को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, क्योंकि √ जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इधर से √ हट जाएगा, इधर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और इधर बचा 2a स्क्वायर cos फाई। आई बात समझ में। 2a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। इन दोनों में आप 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 प्लस आपका कितना बच जाएगा, cos फाई बच जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल भैया, 2 से 4 जाएगा, 2 बचेगा 2, और इधर 1 लाओगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, उधर बचेगा cos फाई। 2 से 1 घटाओगे 1 बचेगा, और 1 कितने का मान होता है, आप कहोगे cos 0 की वैल्यू 1 डिग्री होती है, बराबर भैया cos फाई। cos से cos हट जाएगा, फाई बराबर आपका आ जाएगा 0 डिग्री। अर्थात जब आपका आयाम, परिणामी आयाम का मान 2a होगा तो कलांतर आपका 0 डिग्री होगा। फाई क्या यहाँ पर, कलांतर है। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कई पार्ट दिए गए हैं। जैसे दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि यदि कैपिटल R का मान कितना हो जाए, देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया है कैपिटल R का मान √2a हो। कितना भाई, √2a हो, तो आपको बताना है कि कलांतर कितना होगा, ठीक। तो कुछ और नहीं करना, हम दूसरा पार्ट बता रहे हैं, तीसरा और चौथा पार्ट आप सभी को ऐसे ही करना है,
ठीक है, कुछ अपने मन से भी किया करो। तो r का मान √2a, अभी कहा था कि r का मान 2a है, तो बताइए कलांतर कितना होगा। दूसरी कंडीशन में कहा r बराबर √2a, तो बताइए फाई कितना होगा। तीसरी कंडीशन में r बराबर a हो तब बताइए कलांतर कितना होगा, और r बराबर 0 हो तो फाई का मान कितना होगा, यही पूछा गया है। तो देखिए दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ, जब r बराबर √2a है तो देखिए यहाँ पर इसी सूत्र में r के स्थान पर लिख देंगे भैया √2a बराबर अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा ये a रूट से बाहर है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर a1 के स्थान पर वही, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a2 के स्थान पर a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वही उसी प्रकार 2a स्क्वायर, और ये cos फाई हो जाएगा। दोनों पक्षों का भैया हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो इधर √2a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट आपका हट जाएगा, a स्क्वायर ये आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इधर आपका देखिए इन दोनों में हम 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस cos फाई, बचेगा कि नहीं। देखिए 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और इस 1 को इधर लाएंगे -1 बराबर कितना हो जाएगा आपका cos फाई। 1 से 1 जाएगा 0 बराबर cos फाई। अब बताओ 0 कितने cos की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, या π/2 की वैल्यू बराबर cos फाई। तो हम कह सकते हैं कि फाई बराबर हमारा 90 डिग्री आएगा, या हम कह सकते हैं कि π/2 आएगा। समझ पा रहे हो ना। इस स्थिति में कलांतर कितना आ जाएगा, π/2। अब इसी तरीके से तीसरे ऑप्शन में आपको r का मान कितना रखना है, a रखना है। चौथे ऑप्शन में r का मान 0 रखना है, और आपको 2 बार कलांतर बताना है। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। किसी को कोई समस्या भाई बताइए, कोई समस्या नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दो तरंगे, देखो मैं तीसरे वाले पार्ट में जो बोला है कि आयाम a हो, तो उसमें कुछ करना नहीं है, बस आप जब निकालोगे तो cos फाई बराबर -1/2 आएगा। -1/2 cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया है दो तरंगे जिनके दोलन आयाम का मतलब आयाम ही दिया है, दो तरंगों के आयाम अलग अलग दिए गए हैं। a1 का मान दिया गया है 3 mm, और जो a2 है, a2 का आयाम 4 mm। क्लियर। अब इन्होंने क्या कहा कि एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हैं, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम निकलना। परिणामी आयाम को अभी बताया मैंने कि कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। पहली कंडीशन में ये कहा। अब यहाँ पर कलांतर दे दिया गया 4 स्थितियों में। फाई बराबर 0 हो तो बताइए परिणामी आयाम क्या होगा। अगर फाई बराबर यानी कलांतर आपका कितना हो, आपका पाई हो तो कितना होगा। और तीसरे ऑप्शन में दे दिया गया यदि कलांतर आपका कितना हो, आपका π/3 हो तो बताइए r का मान कितना होगा, मतलब परिणामी आयाम कितना होगा। और यदि फाई बराबर π/2 हो तो बताइए परिणामी आयाम क्या होगा। 1-2 में बता दे रहे हैं, 1-2 में आप लोग निकाल लीजिएगा क्या समस्या है। तो देखिए r का मान निकालना, r बराबर अंडर रूट, सूत्र मैंने अभी बताया कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कितना होता है cos फाई। सभी विद्यार्थी जानते हैं, किसी को कोई समस्या। अब देखिए r का मान निकालना है पहली स्थिति में जब फाई का मान कितना हो 0 डिग्री। a1 का मान 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर। a2 का मान कितना 4 mm, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2। a1 का मान 3 और a2 का मान 4 और cos फाई का मान कितना 0 डिग्री पहली स्थिति में, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 दूना 24। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए भैया। देखिए 16 और 9 25, 25 और 24 हो जाएगा 49, और 49 का अंडर रूट कितना होता है, आप कहोगे 7 होता है। तो पहली स्थिति में जो आपका आयाम हो जाएगा 7 mm हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a1 a2 का मान मिलीमीटर में रखा, इसलिए जो परिणामी आयाम आएगा वो भी मिलीमीटर में आएगा। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में ये कह दिया कि फाई का मान कितना हो जाए, फाई का मान पाई हो जाए, तो कोई समस्या नहीं है। r बराबर करना आपको पूरा वही कुछ है, यहाँ पर 9 ही आएगा, यहाँ पर 16 ही आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 × 6 और 6 × 4 24 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इनटू में cos फाई। फाई के स्थान पर अब आपको पाई रख देना है। cos पाई का मतलब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो इस तरीके से r बराबर ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 16 9 25 हो जाएगा, और -1 रखोगे तो ये -24 हो जाएगा। 25 से 24 निकालोगे तो ये अंडर रूट 1 बचेगा, अंडर रूट 1 का मान 1, अर्थात इस स्थिति में जो परिणामी आयाम होगा 1 मिलीमीटर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। अब आप फाई का मान π/3 रखना, तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 रख कर सॉल्व कर लेना। फाई बराबर π/2 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा 90 0 हो जाएगा, और इधर 25 का √5 होता है। एकदम सिंपल तरीके से आप परिणामी आयाम चारों स्थितियों में निकाल सकते हो। बताइए कोई दिक्कत? आप कहोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कितने आसान क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन टोटल है भैया, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन करके आपको 3 क्लासों में जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब इसे रफ कर दें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें भैया मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। ये तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दें। जैसे मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो वैसे आपका कर्तव्य होना चाहिए कि सर जी अगर पढ़ाने आ रहे हैं फ्री में हमको, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोग दोस्तों में शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम तथा समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे 270 डिग्री कालांतर से गुजरती हैं। इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? परिणामी तरंग का आयाम आपसे पूछा गया है, और इन्होंने कहा कि जो A1 और A2 का मान अगर ये कैपिटल A है और कालांतर आपका कितना है 270 डिग्री, तो आपको परिणामी आयाम R का मान निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, R बराबर सूत्र लगा दो, √A1² + A2² + 2A1A2 cos फाई के स्थान पर आप 270 डिग्री रख देना। किसी को बताइए दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। R बराबर √A1, पहली तरंग का आयाम कैपिटल A का स्क्वायर, दूसरी का भी कैपिटल A का स्क्वायर, +2 × कैपिटल A इंटू में कैपिटल A, और cos 270 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। जब आप इसे तोड़ोगे cos 180 + 90, तो ये cos 90 ही तो आएगा, माइनस cos 90 आएगा, 270 + थीटा tan और cot 180, हाँ माइनस साइन cos 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखिए R बराबर ये आपका हो जाएगा A² 2A², ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए √2 हो जाएगा, A² रूट से बाहर निकल आएगा, तो √2A परिणामी आयाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √2A परिणामी आयाम। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 तरंगों के आयाम जो है 4:3 के अनुपात में है। पहली तरंग का अगर आयाम A1 है, दूसरी तरंग का आयाम अगर A2 है, तो इनका रेशियो दिया गया है 4:3। आई बात समझ में? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालिए। अगर A1/A2 का मान दिया गया है, तो आप किसी एक का मान निकाल लीजिए। A1 का मान आ जाएगा 4, A2/3। आपसे ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का रेशियो निकालिए। मैंने ये व्यंजक आपको निकाल के बताया। मैक्सिमम बटे मिनिमम तीव्रता का रेशियो होता है आयाम के पदों में A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान में A1 - A2 का होल स्क्वायर। और इस सूत्र को याद करने में कोई समस्या नहीं। ऊपर मैक्सिमम है तो A1 + A2 कीजिए, नीचे मिनिमम है तो A1 - A2 कीजिए, ठीक है ना। अब ये देखिए हो जाएगा I max मतलब मैक्सिमम तीव्रता और I min के मतलब मिनिमम तीव्रता का रेशियो बराबर A1 का मान रख दीजिए। A1 का मान कितना है? तो आप कहोगे 4A2 अपान में कितना भाई 3, और ये आपका हो जाएगा A2। इसका कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर बटे में आ जाओ। A1 के स्थान पर मान रख सकते हो 4A2 अपान में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा? A2, सॉरी नीचे आपका माइनस से माइनस लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर। सेम चीज़ रहेगी, बस नीचे माइनस ऊपर प्लस। I max बटे I minimum, ठीक है। ये हमें रेशियो चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे 3 × 3, 3 और 4 मिला करके ये 7A2 अपान में कितना हो जाएगा? 3, इसका होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा 3 × 3, 4 से 3 जाएगा, ये A2 बचेगा, A2 अपान में 3 इसका होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, A2 स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर 9 पूरे बटे में, ये हो जाएगा A2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल होगा, अर्थात ऊपर बचा 49 और बटे में बचा 1। हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम तीव्रता है और जो हमारी मिनिमम तीव्रता है, इसका रेशियो आ जाएगा 49:1। कितना आ जाएगा भैया? 49:1। कभी भी 2 तरंगों का आयाम दिया जाए तो अनुपात जब दिया जाए तो एक का मान निकाल लीजिए, बाकी इसी सूत्र में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा।
अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भैया 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है। ठीक है, समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताएं, मान लीजिए पहले की तीव्रता I1, दूसरी की I2। तो I1 और I2 का रेशियो दिया गया है 1:9। तो आयामों का अनुपात इनके बहुत आराम से निकाल सकते हो। मैंने बताया था कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर। I1 A1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, I2 A2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये A1/A2 का माना जाएगा √1/9, स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, 1/9 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आयामों का जो रेशियो आएगा A1/A2 बराबर 1/3। तो यहाँ से आप A1 का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा, आप कहोगे A2/3 आ जाएगा। क्यों निकालना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का अनुपात निकालना है। तो आप कहोगे तब I मैक्स और बटे में I मिन। आप जानते हो I मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, A1 + A2। A1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है A2/3 और उसके बाद A2 के स्थान पर आपको A2 रखना है। फिर बटे में होता है A1 - A2। A1 की वैल्यू आपकी निकाली गई है तो A2/3 है, ये -A2। तो इस तरीके से I मैक्स बटे में I मिन बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, स्क्वायर यहाँ लगा दीजिएगा, गलती हो गई। देखिए 3 का गुणा A2 से करोगे 3A2 और A2 मिलकर हो जाएगा 4A2। 4A2 का स्क्वायर करोगे 16A2 स्क्वायर और बटे में 3 का स्क्वायर 9। बटे में आ जाइए 3A2 से 1A2 जाएगा माइनस का 2A2 और बटे में कितना हो जाएगा 3, -2A2 का स्क्वायर करोगे 4A2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल, A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल, 4 चौक 16। अर्थात यहाँ पर जो I मैक्स और बटे में I मिन आएगा वो कितना आएगा, 4:1, ये 4/1। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का अनुपात पूछा गया था। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से भाई समझ में आ रहा है, बहुत सही। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। ठीक है, लगातार जुड़े रहिए। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास है और बहुत ही अच्छा पर्व भी आज है। ठीक है, सभी भाई बहन बहुत अच्छे तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मना रहे हैं। ठीक, बहुत ही खुशी की बात है और ऐसे ही आप सभी भाई बहनों के बीच ऐसे ही प्यार बना रहे। ठीक है, और आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से त्यौहार मनाते रहें। सभी भाई अपने बहनों की रक्षा करते रहें, जीवन पर्यंत करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम समय को लॉस नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे भैया ना। और अगला जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा होगा, ये 5वां था, न्यूमेरिकल नंबर 6 होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर तो आ रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच कलांतर और पथांतर कितना होगा। मैंने दीप्त फ्रिंज के लिए भी कलांतर का व्यंजक निकाला है और अदीप्त फ्रिंज के लिए भी निकाला है, कलांतर और पथांतर दोनों का व्यंजक बताया है। ठीक है, वो अगर आपको पता तो लग जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्राम, न्यूमेरिकल नंबर 6। तरंग दैर्घ्य दे दी गई है 6000 एंगस्ट्राम। अर्थात हम कह सकते हैं 6000 एंगस्ट्राम का मतलब 10⁻10 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है, तो इन्होंने कहा है कि तीसरी दीप्त मतलब m का मान दे रखा है 3। ठीक है, तीसरी दीप्त फ्रिंज और तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच कलांतर और पथांतर आसान है। अगर दीप्त फ्रिंज की बात करें तो मैंने कहा था दीप्त फ्रिंज कब बनती है, जब तीव्रता मैक्सिमम होती है, अर्थात तरंगे समान कला में मिलती हैं। तो दीप्त फ्रिंज के लिए आपको दीप्त फ्रिंज के लिए 2 चीज़ें निकालनी है और अदीप्त के लिए। दीप्त के लिए अगर कलांतर की बात करें तो आपको दीप्त के लिए कलांतर बताया गया है, कितना बताया गया था, तो आप कहोगे दीप्त के लिए कलांतर बताया गया था 2m पाई। ठीक है, और अदीप्त के लिए कलांतर कितना था 2m-1 π/2, ये तो बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये कलांतर आपका कितना हो जाएगा, दीप्त के लिए कलांतर आपका हो जाएगा 2 × m का मान कितना दिया गया है भाई, m लैम्डा था आपका पथांतर, 2 × m का मान आपको दिया गया 3 और गुणे में पाई, कलांतर आपका आ जाएगा 6 पाई। कितना आ जाएगा, 6 पाई। किसी को कोई समस्या,
कोई समस्या नहीं। तथा अगर हम पथांतर की बात करें तो दीप्त फ्रिंज के बीच जो पथांतर था वो आपका भैया m लैम्डा था, और इसमें पथांतर कितना था 2m-1 λ/2 था अदीप्त में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो पथांतर 3 के स्थान पर m के स्थान पर 3 और लैम्डा के स्थान पर 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है 10⁻⁻10, 6 त्रिक 18000 एंगस्ट्रॉम, ये पथांतर आ जाएगा। अदीप्त के लिए ऐसे निकालेंगे, ठीक है, आगे लगा लीजिएगा। अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए तो अदीप्त के लिए जो कलांतर था, कलांतर वो आपका आया था 2m-1 π/2, यही तो था। m का मान रखो 3 क्योंकि m बराबर 3 दिए गए, तो 2 × 3 - 1 और इंटू में π/2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो कलांतर फाई बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 से 1 जाएगा 5, तो इस तरीके से कलांतर आ जाएगा 5π/2। तथा आपको अदीप्त के लिए पथांतर निकालना है, तो पथांतर बराबर मैंने आपको कहा था कि अदीप्त के लिए 2m-1 λ/2। परिणामी तीव्रता का जब व्यंजक निकालना बताया तो ये सारी बातें बताई। तो पथांतर बराबर कितना आ जाएगा, पथांतर को आप डेलेक्स से लिख सकते हो 2 × m का मान 3 - 1 और लैम्डा का मान कितना है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 × 10⁻⁻10 और बटे में 2। सॉल्व कर लो भैया। 3 दूनी 6, 6 से 1 जाएगा 5 और 5 छक्का कितना होता है 30, और के बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो बढ़ा लो, गुणे 10⁻⁻10 कर लो और बटे में 2 कर लो। 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, 15000 10⁻⁻10 का मतलब एंगस्ट्रॉम, ये पथांतर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन था भैया, गलत वलत कुछ नहीं था, सबसे आसान था। कहीं पर गलती हुई छोटी मोटी, कौन सी गलती हुई भैया, क्या गलती हुई? अच्छा यहाँ π/2 नहीं था, केवल पाई था, है ना, ये गलती हो गई भाई। पथांतर में 2m-1 इंटू में पाई था, निकाल लीजिएगा भाई व्यंजक। हम चेक कर लेते हैं एक बार, शायद भूल गए हैं क्या। पथांतर आपका यही आया था, मैंने परिणामी तीव्रता का जब व्यंजक निकालना बताया है, शायद क्या यही था, हाँ 2m-1 इंटू में पाई अदीप्त के लिए और 2m पाई था आपका दीप्त के लिए कलांतर। बाकी पथांतर तो आपका सही ही है। चलिए भाई, समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी कन्फ्यूजन बन जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित 2 पतली समांतर सिल्टें, सिल्टों को मैंने बताया था रेखा छिद्र, और रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को कितना बोला था स्मॉल d, तो वो आपको दी गई है। कितनी दी गई है आपको 2 मिलीमीटर 2 mm, इसको बदलेंगे 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और इन्होंने कहा कि तरंग दैर्ध्य का एक बड़ी प्रकाश आपतित होता है सिल्टों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, सिल्टों से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा पर्दे। रेखा छिद्रों से पर्दे के बीच की दूरी को हमने कैपिटल D माना था, और वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 30 × 10⁻² मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे 6000 × 10⁻10 मीटर, सबको बदल लेना आपको। अब प्रश्न में कहा क्या गया है, फ्रिंज चौड़ाई निकालिए। फ्रिंज चौड़ाई को W से व्यक्त किया था। मैंने कहा था किन्हीं 2 क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसका व्यंजक भी अभी कल ही मैंने निकाल के बताया। तो W बराबर सूत्र था d λ/d। W बराबर पर्दे के बीच की दूरी आई है 30 × 10⁻2। तरंग दैर्ध्य का माना है 6000 × 10⁻10, तो लिखेंगे 6000 × 10⁻10 बटे में आ जाएंगे। स्मॉल d होती है सिल्टों के बीच की दूरी, सिल्टों के बीच की दूरी कम होती है पर्दे के बीच की दूरी की अपेक्षा, तो 2 × 10⁻³ W बराबर सॉल्व कर लो। 2 ये 15 हो जाएगा, 15 और 6 का गुणा 15 छक्का 90, 1 2 3 जीरो बढ़ा लो और गुणे 10⁻10 -2 -12 और बटे में 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻12 जब आप कम करोगे तो 10⁻9 बचेगा। तो इसको ले सकते हैं 9, 1 2 3 4 जीरो गुणे 10⁻³ से -12 जाएगा -9। W बराबर देखिए इसे लिख सकते हो 9 × 10⁻+4 और गुणे 10⁻−9, 4 जीरो का मतलब 10⁻4, -9 से 10⁻4 जाएगा तो W बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻5। फ्रिंज चौड़ाई ये मीटर में आएगी, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई आपकी मीटर में आएगी,
या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर है इसको मिलीमीटर में बदल लो। 9 गुणे 10 की घात -3, 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर होता है। तो इस तरीके से W बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर देखिए 5 है आपका, -5 से 3 जाएगा -2 और ये आपका मिलीमीटर में हो जाएगा। ठीक, मतलब आप भाग करोगे 0.09 मिलीमीटर आ जाएगा। मिलीमीटर में ऐसे आंसर लिख सकते हो, ये भी सही है, गलत नहीं है, चाहे जैसे आप लगाइए। न्यूमेरिकल नंबर ये कौन सा था, आप कहोगे न्यूमेरिकल नंबर 7 था। तो चलिए आगे बढ़ें भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं ना न्यूमेरिकल नंबर 8 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, इससे अब देखेंगे ध्यान से हम। 8 के बाद 9 है, फिर 10 है ना। न्यूमेरिकल नंबर 8, इसे रफ कर देते हैं भाई। सभी विद्यार्थी वे वीडियो को लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वे वीडियो को लाइक करते रहें। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या कहता है भाई, देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 कहता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, द्विरेखा छिद्र प्रयोग बताया था ना यंग ने, द्विस्लिट प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी 10 की घात -3 मीटर है। सिल्टों के बीच की दूरी को डी से बोला था, स्मॉल डी, वो 10 की घात -3 मीटर। पहले जो दिया जाए उसे आप नोट कीजिए नीडर होकर के, ठीक है। उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया है, सिल्टों तथा पर्दे के बीच की दूरी, सिल्टों और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी बोला था, वो 3 मीटर है, कैपिटल डी बराबर 3 मीटर। ठीक, आगे क्या दिया गया है, फ्रिंज चौड़ाई 2.1 गुणे 10 की घात, फ्रिंज चौड़ाई को W से लिखा था 2.1 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, ये फ्रिंज चौड़ाई दे दी गई। प्रयोग में प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य की गणना करना है, यानी लैम्डा की गणना करनी है आपको। सूत्र लगाओ, फ्रिंज चौड़ाई W बराबर डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। W का मान 2.1 गुणे 10 की पावर -3। ठीक, कैपिटल डी की बात करें 3 मीटर, लैम्डा का मान निकालना है। स्मॉल डी की बात करें 10 की घात -3। कैंची गुणा कर लो, 3 गुणे लैम्डा बराबर 10 की घात -3 का गुणा 10 की घात -3 से होगा, 2.1 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। इसको काटेंगे, लैम्डा बराबर 2.1 गुणे 10 की घात -6 और बटे में आ जाओ 3, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 3 1 कम 3, 3 7 21, लैम्डा बराबर 7 गुणे 10 की घात -7, क्योंकि 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, -6 10 की घात -7। इसको अगर 10 की घात -3 से गुणा कर दें और 10 की घात +3 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंगस्ट्राम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 7, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, तो ये 7000 हो जाएगा। 10 की पावर -3 -7 कितना हो जाएगा, एंगस्ट्राम हो जाएगा, 10 की घात -10। लैम्डा बराबर 7000 एंगस्ट्राम, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 कहता है कि प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में दो सिल्टों के बीच का अंतराल, सिल्टों के बीच के अंतराल को स्मॉल डी से लिखते हैं, वो आपको दिया गया है 0.2 mm। कितना दिया गया, 0.2 mm दिया गया है। आगे बात करें तो यहाँ इनसे निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दा, पर्दा कितनी दूरी पर स्थित है, पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं, वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे कहा जा रहा है कि स्थित 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंजें बनती हैं, मतलब फ्रिंजों की चौड़ाई दी गई है W बराबर 3 मिलीमीटर। अच्छा, आगे क्या कहा जा रहा है, गणना करना है आपको सिल्टों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा की गणना करना है पहले ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में क्या गणना करना है आपको, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। मतलब m बराबर आपको 3 लेकर के अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले लैम्डा निकालेंगे, W बराबर डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। W का मान भैया 3 mm, mm का मतलब 10 की पावर -3, इसको ले सकते थे 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर, बराबर कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू आपको पता नहीं है, स्मॉल डी की वैल्यू आपको 0.2 मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3। कैंची गुणा करोगे तो लैम्डा कम लैम्डा हो जाएगा, 0.2 का गुणा 3 से करोगे 0.6 गुणे 10 की घात -3 का 6, ये लैम्डा इतना आया। चलो लैम्डा इतना आया, इसको आप एंगस्ट्राम में बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये बदलना चाहो तो बदल लो भैया। लैम्डा बराबर 0.6 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -4 से गुणा करो, 10 की घात 4 से गुणा करो। ठीक, लैम्डा बराबर 0.6, ये 0.6 का गुणा 10 की घात 4 से होगा तो ये 6000 हो जाएगा। 10 की पावर 4 का मतलब 10000, और 10 की पावर -6 -4 10 की घात -10, जिसको एंगस्ट्राम लिख सकते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर
6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इन्होंने यही नहीं कहा है, साथ ही में इन्होंने दूसरे नंबर पर यह कहा है कि आप ये बताइए कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, लास्ट में पर्दा था, इस केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से आपको तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं भैया, हमने आपको बताया था XM बराबर 2m-1 डी लैम्डा अपान में 2d। अगर अदीप्त की निकालना हो, दीप्त की निकालना हो तो m डी लैम्डा अपान में d थी, है ना। तो इस सूत्र को याद रखिएगा भाई। याद क्या, अभी फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक में बताया है, और जिसने डेरिवेशन सीखा तो उसके लिए तो एकदम आसान है भाई, कल की क्लास में बताया। m का मान रखो 3, क्योंकि तीसरी अदीप्त फ्रिंज की हमको दूरी निकालना है। तो 2 × 3 - 1 d, कैपिटल D का मान 1 मिलीमीटर 1 मीटर, और लैम्डा का मान आया है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, 3 जीरो का मतलब 10⁻+3 होता है ना, और 10⁻−10 से 10⁻+3 जाएगा तो -7 ही तो बचेगा। 2 और D सिल्टों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 मिलीमीटर का मतलब 10⁻−3। चलिए भाई दूरी निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6 से गया 5, और गुणे में 1 गुणे में 6 गुणे 10⁻⁷, और बट्टे में आ जाएंगे 2 गुणे 0.2। जब हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और देखिए 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 15 हो जाएगा। 15 ત્યાં कितना हो जाएगा 45, 15 × 25 75, ત્યાં नहीं 5 है 75, और गुणे 10⁻⁷। x3 बराबर केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। चलिए x3 बराबर आपका आ गया, पॉइंट आगे ला सकते हो 7.5 × 10 की पावर, पॉइंट इधर लागो तो -6 हो जाएगा, और ये मीटर में आया है। इसको मिलीमीटर में भी आप ला सकते हो। x3 बराबर 7.5 × 10 की पावर -6, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर होता है। इसको सॉल्व करोगे आप, +3 मिलीमीटर होता है। x3 बराबर 7.5 × 10 की पावर -6 से +3 जाएगा -3 मिलीमीटर। मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की जो डिस्टेंस आएगी वो 7.5 × 10⁻³ मिलीमीटर आएगी। अब एक क्वेश्चन और आपका बचता है, ठीक है, या 7.5 मिलीमीटर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो भैया 10-10 क्वेश्चन एक क्लास में बताए जा सकते हैं। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखी जा सकती, ये आप सभी लोगों को भी पता है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्यों, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। समय आपका बहुत ज़्यादा करीब है, क्लास ओवर होने वाली है, तो एक क्वेश्चन देखकर तब चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जाइए बढ़िया कायदे से आज मिठाई को खाइए, क्योंकि आज मिठाई बहुत ज़्यादा आपके घरों में होगी। रक्षाबंधन का पर्व है, ठीक है, सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी 0.4 mm है। सिल्टों के बीच की दूरी को 0.4 से लिखते हैं, mm का मतलब 10⁻³ मीटर। आगे क्या दिया गया है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। 2 मीटर दूर रखा पर्दा है, तो पर्दे की दूरी को d से लिखते हैं, वो 2 मीटर है। आगे क्या दिया गया है, व्यतिकरण प्रतिरोध में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, 5वें m बराबर 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और फ्रिंज चौड़ाई निकालना है। ठीक, फ्रिंज चौड़ाई का मतलब W निकालना है। तो पहले आप W निकाल लो, बहुत आसान है, d लैम्डा अपान में स्मॉल d। तो d लैम्डा की अगर बात करें, d की वैल्यू 2, लैम्डा की बात करें 6 एंगस्ट्रॉम का मतलब 6 × 10⁻⁷। ये समझ पा रहे होंगे। 3 जीरो का मतलब 10⁻+3, और -10 से 3 जाएगा -7 आपका बचेगा। अपान में d स्मॉल d की वैल्यू 0.4 × 10⁻³ पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 4 पंचे 20, W बराबर आ जाएगा 5 छक्का 30 गुणे में 10⁻⁻4 मीटर। ये भैया फ्रिंज चौड़ाई आ गई। और आपको चाहिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो लिखेंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से या केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अभी मैंने बताया अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और मैंने आपको बता दिया कि 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। तो आप सूत्र लगाओ, XM बराबर अदीप्त के लिए क्या रखता है 2m-1 d लैम्डा अपान में 2d। होता है कि नहीं होता है। x m के स्थान पर 5 रखो, 2 × 5 - 1
और यहाँ पर देखो डी लैम्डा अपान में डी ऐसे लिख सकते हो और बटे में 2 लिख सकते हो कि नहीं। डी लैम्डा अपान डी की वैल्यू आप हल कर चुके हो, यही डायरेक्ट रख दो बस। 5 दूनी 10, 10 से गए 9, 9/2 और गुणे में डी लैम्डा अपान डी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 30 × 10 की घात -4। इसीलिए मैंने पहले उसको सॉल्व कर लिया था। 2 से काटोगे ये 15 हो जाएगा, ठीक है। x5 बराबर 15 9 कितना होता है 135 × 10 की घात -4। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, नहीं इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, पॉइंट बढ़ा लो आगे, तो 13.5 × 10 की घात -3 मीटर, या 13.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 की घात -3 मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इतना आंसर आ जाएगा। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी, और 30 × 10 की घात कितना आ जाएगा -4 मीटर, ये आ जाएगी फ्रिंज चौड़ाई। उम्मीद है कि भैया आज के जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।